हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के साम्यवाद को। इसके साथ देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या डिफरेंस था। इसके अलावा प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं और उसके साथ साथ प्लेटो के साम्यवाद की आलोचनाएं, इन सभी को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप इस टेलीग्राम लिंक से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो कि होगा प्लेटो का साम्यवाद, उसको शुरू करते हैं। तो प्लेटो का साम्यवाद देखते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए साम्यवाद की स्थापना की है। प्लेटो का साम्यवाद मार्क्स के साम्यवाद से काफ़ी भिन्न है। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेटो थे उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की थी, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था। तो प्लेटो उस आदर्श राज्य को बनाए रखना चाहते थे। प्लेटो ऐसा मानते थे कि यदि आगे चलकर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती हैं जिससे कि इस राज्य का पतन हो सकता है, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था की है, जिसके ज़रिए प्लेटो आने वाले समय में जो उनका आदर्श राज्य है उसके पतन के लिए या उसके पतन से बचाव के लिए इस व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, उसके साथ साथ प्लेटो का जो साम्यवाद है वो मार्क्स के साम्यवाद से काफ़ी भिन्न है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा तो आगे चलकर आप जब मार्क्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो ये साम्यवाद और समाजवाद पढ़ेंगे, तो जो प्लेटो का साम्यवाद है वो मार्क्स के साम्यवाद से काफ़ी भिन्न है। ठीक है, इसको हम अभी आगे चलकर डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच कि प्लेटो का साम्यवाद और मार्क्स के साम्यवाद में क्या डिफरेंस है। प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो सकते हैं। यानी कि जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था, प्लेटो ने जो शिक्षा के माध्यम से जो संस्कार उत्पन्न किए थे शासक वर्ग में, तो प्लेटो को ऐसी आशंका है कि जब विपरीत परिस्थितियां होंगी तो उस परिस्थिति में जो शासक वर्ग है वो अपने उद्देश्यों से, अपने कर्तव्यों से भ्रष्ट हो सकता है। तो इसी के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था की है, जिससे आगे चलकर शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग आगे चलकर किसी भी तरह के भ्रष्ट शासन में लिप्त ना हो पाए। तो व्यक्ति संपत्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेंगे। तो प्लेटो को क्या मानना है? प्लेटो को ऐसी आशंका है कि विपरीत परिस्थिति में संपत्ति और परिवार के आकर्षण में आकर जो सैनिक वर्ग और आपका शासक वर्ग है वो इसके आकर्षण में आकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेंगे, जिससे वे लालच में फंसकर अपने सामाजिक जीवन की अवहेलना कर सकते हैं। इन बाधाओं को प्लेटो पहले से ही दूर करना चाहता है, इसलिए साम्यवाद की स्थापना की है। तो साम्यवाद के जरिए प्लेटो क्या कर रहा है? अपने आदर्श राज्य को स्थायित्व प्रदान कर रहा है, जिससे कि आगे चलकर उसका राज्य अस्तित्व में बना रहे और उसका पतन ना हो। ठीक है, तो देखते हैं प्लेटो के साम्यवाद को। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए प्लेटो ने अभिभावक वर्ग का मतलब है जिसमें सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग दोनों शामिल हैं, वो कहलाता है आपका अभिभावक वर्ग। ठीक है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान किया है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जैसा भी मैंने बताया था कि शासक भ्रष्ट ना हो जाए, इसके लिए प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था की है, और ये साम्यवादी व्यवस्था सैनिक और दार्शनिक वर्ग के लिए बनाई गई है। तो साम्यवाद में प्लेटो ने दो साम्यवाद की चर्चा की है बेसिकली। पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार या स्त्री का साम्यवाद। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर प्लेटो ने क्या विवरण किया है या क्या बताना चाहा है प्लेटो ने अपने संपत्ति के साम्यवाद और परिवार या स्त्री के साम्यवाद में। ठीक है, तो पहला है हमारा संपत्ति का साम्यवाद। तो इसको देखते हैं। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध किया है। इसका मतलब क्या है? जो शासक थे और सैनिक थे
तीन वर्ग थे प्लेटो के आदर्श राज्य में, लेकिन जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग था उनके लिए प्लेटो ने संपत्ति को निषेध किया, यानी कि ये वर्ग अपने पास किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं रख सकते। अर्थात कोई भी शासक अथवा सैनिक अपनी निजी संपत्ति नहीं रख सकता। इसको स्पष्ट करते हुए प्लेटो का कहना है कि, तो प्लेटो को इसको आर्गुमेंट करते हैं, इसको तर्क देते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो शासक और सैनिक वर्ग है वो संपत्ति यानी कि निजी संपत्ति को नहीं रख सकते। तो इसका तर्क देते हुए प्लेटो का कहना है कि जो संपत्ति है वह बहुत बड़ा आकर्षण है। संपत्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण है जिसमें कोई भी फंस सकता है, यानी कि जिसमें फंसकर कोई भी अपने पथ से विमुख हो सकता है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है। आज भी हमें ये देखने को मिलता है कि लोग संपत्ति के ऊपर यानी कि प्रॉपर्टी जो होती है उसके ऊपर कितने वाद विवाद होते रहते हैं। सीमाओं के मध्य, दो राष्ट्रों के मध्य सीमाओं को लेकर भी आपने कई विवाद देखे होंगे, जैसे कि भारत और चाइना के मध्य अभी हाल ही में लद्दाख के रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है। तो ये संपत्ति जो है या आप प्रॉपर्टी कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं लोगों को लालच में डाल देती हैं। तो प्लेटो को इसकी आशंका थी, इसीलिए प्लेटो ने क्या किया, इस प्रकार की निजी संपत्ति का निषेध किया है शासक और सैनिक वर्ग के लिए, जिससे वे अपने पथ से भ्रष्ट ना हो सके। प्लेटो को आशंका और डर है कि संपत्ति के लालच में फंसकर उसके सैनिक और दार्शनिक वर्ग के व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे, जिससे प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही वही चीज़ जो मैंने अभी बताई, प्लेटो अपने आदर्श राज्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, साम्यवाद की व्यवस्था की है, जिससे उनके राज्य की स्थापना या उस राज्य उनका बना रहे। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में संपत्ति के साम्यवाद के जरिए राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को पृथक करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो प्लेटो ने साम्यवाद के जरिए क्या किया है, जो राजनीतिक शक्तियां हैं यानी कि शासन करने की शक्तियां और जो राज्य की सुरक्षा के लिए जितनी भी पावर्स होती हैं, तो उन राजनीतिक शक्तियों को आर्थिक शक्तियों से पृथक कर दिया है। ठीक है, आर्थिक शक्ति मतलब यही जो प्रॉपर्टी और इन सब के बारे में चर्चा की है, क्योंकि प्लेटो ने क्या किया है, जो आर्थिक शक्ति यानी कि जो संपत्ति है, संपत्ति को आपके शासक और सैनिक वर्ग से निषेध कर दिया है, यानी कि वे अपने पास किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रख सकते, यानी कि उन दोनों को पृथक कर दिया, किसको, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को। क्योंकि प्लेटो के अनुसार संपत्ति के लालच से शासक और सैनिक वर्ग आपस में तालमेल के साथ आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे, बल्कि समाज में भ्रष्टाचार फैल जाएगा, साथ ही आदर्श राज्य का पतन हो जाएगा। तो ये वही प्लेटो बता रहे हैं कि उनको ऐसी आशंका है या उनका ऐसा मानना है कि यदि प्लेटो शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का प्रावधान कर देते हैं तो उससे शासक और सैनिक वर्ग में लालच और लालसा उत्पन्न होगी, जिससे कि आदर्श राज्य का पतन हो सकता है और समाज में भ्रष्टाचार फैल सकता है। तो इस असमंजस से निपटने के लिए प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए सार्वजनिक संपत्ति की अलग से व्यवस्था की है। यानी कि प्लेटो ने क्या कहा है कि जो ये शासक और सैनिक वर्ग हैं वो अपने पास निजी संपत्ति नहीं रख सकते, बल्कि जो राज्य की संपूर्ण संपत्ति है वह पूरी संपत्ति शासक और सैनिक वर्ग के अंतर्गत ही आती है। यानी कि वे निजी संपत्ति नहीं रख सकते, लेकिन जितनी भी संपत्ति राज्य के अंतर्गत आती है वे सारी संपत्ति पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं कि शासक और सैनिक वर्ग का ही अधिकार है, हालांकि वे निजी संपत्ति नहीं रख सकते। तो देखते हैं, इस असमंजस से निपटने के लिए प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए सार्वजनिक संपत्ति की अलग से व्यवस्था की है, जिससे उन्हें निजी संपत्ति की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि निजी संपत्ति ही व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। और यह कथन वर्तमान परिस्थिति में भी प्रासंगिक लगता है, जैसा कि अभी मैंने बताया ही था इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल देकर, है ना, क्योंकि संपत्ति और भूमि के लिए हमेशा से ही विवाद चलते आए हैं। ठीक है, तो ये दो कोट्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। पहला है कि जो निजी संपत्ति का विनाश इस बात की गारंटी है कि सरकारी पदों पर लोग अपने गुणों के कारण आएंगे, ना कि अपनी शक्ति के आधार पर।
ये प्लेटो का कहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि निजी संपत्ति का विनाश इस बात की गारंटी है कि सरकारी पदों पर लोग अपने गुणों के कारण आएंगे, ना कि अपनी शक्ति के आधार पर। अर्थात जो निजी संपत्ति है, यदि निजी संपत्ति को बनाए रखा जाए, शासक और सैनिक वर्ग के पास निजी संपत्ति का प्रावधान कर दिया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले शासकों में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो सकता है। उस संपत्ति के आधार पर कहीं ना कहीं जो शासक वर्ग आगे चलकर बनेगा, उसमें वे गुण अनुपस्थित हो सकते हैं जो कि उनके अंदर होने चाहिए। जिन गुणों की व्यवस्था प्लेटो ने अपनी शिक्षा के माध्यम से की, उन गुणों की अनुपस्थिति हो सकती है यदि निजी संपत्ति का विनाश न किया जाए, क्योंकि उस संपत्ति के आधार पर जो शासक वर्ग होंगे वो कहीं ना कहीं अपने जो करीबी लोग होंगे उनको भविष्य में शासक बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनका प्रावधान करेंगे और उनको बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ये कोट इसी बारे में है जो प्लेटो ने कहा है। उसके अलावा दूसरा देखते हैं, सरकार के ऊपर धन के भयानक प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे निजी संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। ये किसने कहा है? हार्मोन ने। तो इसका क्या मतलब है कि प्लेटो को इतना ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास था, यानी कि प्लेटो को ये पहले से दृढ़ विश्वास था कि यदि निजी संपत्ति को दूर ना किया जाए तो इससे कहीं ना कहीं आगे चलकर जो आदर्श राज्य है उसका पतन हो सकता है। तो उसी बारे में ये हार्मोन ने अपना वक्तव्य या अपनी स्टेटमेंट दी है कि सरकार के ऊपर धन के भयानक प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे निजी संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। यानी कि अगर प्लेटो निजी संपत्ति का विनाश नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो राज्य था प्लेटो का आदर्श राज्य, उसका पतन संभव था। इसलिए ये हार्मोन ने अपने वक्तव्य में ये बातें कही हैं। इस प्रकार प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के जरिए समाज में भ्रष्टाचार को फैलने से रोका है ना। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था के जरिए प्लेटो ने जो संभावित भ्रष्टाचार फैल सकता था राज्य में, उसकी रोक में योगदान दिया है, उसको रोकने में सफलता हासिल की है। अब देख लेते हैं अपना दूसरा साम्यवाद, यानी कि पहला हमने परिवार, ये जो संपत्ति का साम्यवाद था उसकी चर्चा की। अब देखते हैं परिवार या स्त्री का साम्यवाद। ठीक है, तो प्लेटो ने अभिभावक वर्ग यानी कि शासक और सैनिक वर्ग, ठीक है, तो अभिभावक वर्ग को निजी परिवार रखने का भी निषेध किया है, यानी कि संपत्ति भी नहीं रख सकते, उसके साथ साथ वे अपना कोई निजी परिवार नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है? शासक और सैनिक वर्ग किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। इसके स्थान पर संपूर्ण राज्य का अपना परिवार मानने के लिए कहा है, यानी कि संपूर्ण राज्य को प्लेटो ने क्या कहा है कि संपूर्ण राज्य ही उनका पूरा परिवार है। जिस प्रकार से संपूर्ण राज्य की संपत्ति शासक और सैनिक वर्ग के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार से संपूर्ण राज्य जो है वो जो शासक और सैनिक वर्ग है उनका परिवार है, यानी कि पूरा राज्य ही उनका क्या है? परिवार है। प्लेटो के अनुसार परिवार और स्त्री का मोह संपत्ति और धन के मोह से भी अधिक प्रबल होता है। यानी कि प्लेटो का मानना है कि संपत्ति का जितना लालच होता है उससे कहीं ज़्यादा अधिक लालच स्त्री का होता है। यानी कि प्लेटो ने स्त्री के साम्यवाद पर संपत्ति के साम्यवाद से भी अधिक बल दिया है। ठीक है, जो मनुष्य को अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए बाध्य करता है, यानी कि स्त्री के मोह के चलते कहीं ना कहीं मनुष्य अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए प्लेटो ने क्या किया है कि प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद के साथ परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था भी की है, जिससे अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों से पथभ्रष्ट ना हो। ठीक है, तो संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था भी की है, जिससे कि जो शासक और सैनिक वर्ग हैं वो अपने कर्तव्यों से पथभ्रष्ट ना हो। यदि अभिभावक वर्ग के परिवार होंगे, यानी कि अगर ये जो आपका स्त्री का साम्यवाद है, परिवार का साम्यवाद है, यदि ये ना होता तब क्या होता? यदि अभिभावक वर्ग के परिवार होंगे, यानी कि अगर स्त्री का साम्यवाद नहीं होता तो शासक और सैनिक वर्ग
स्त्री से विवाह कर सकते थे, तो उससे उनका परिवार बनता और वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भ्रष्ट हो सकते थे। साथ ही इससे शासन व्यवस्था में भाई भतीजावाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी शासक के बच्चे होते तो जो शासक थे वो कहीं ना कहीं ये चाहते कि भविष्य में जो उनके बच्चे हैं वो भी अपने जैसे पद पर उनको बिठाने की कोशिश करते, चाहे उनके बच्चों में वो गुण होते या ना होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य के लिए जिस पद पर वे खुद विराजमान हैं उसके लिए उनके बच्चों अपने बच्चों के लिए भी उसकी व्यवस्था करते, जिससे क्या होता कि यदि उनके बच्चे में वह गुण मौजूद हैं या नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वे शासक की पद पर बैठ जाते, जिससे क्या होता पूरे समाज में शासन एक भ्रष्टाचारी हाथों में आ जाता। उसके साथ साथ शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि आज की पॉलिटिक्स में भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ही आ जाते हैं और जिस पद पर उनके जो गार्जियन होते हैं वे भी कहीं ना कहीं उन्हीं पद पर विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रासंगिकता आज भी हमें देखने को मिल जाती है। आगे देखते हैं। प्लेटो ने मात्र उत्पादक वर्ग के लिए परिवार और स्त्री रखने की इजाज़त दी है। यानी कि प्लेटो ने मात्र उत्पादक वर्ग यानी कि जो तीसरा वर्ग था उसके लिए परिवार और स्त्री रखने की इजाज़त दी है, क्योंकि यदि विवाह पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। यदि प्लेटो तीनों वर्ग के लिए स्त्री का साम्यवाद की व्यवस्था करते तो परिवार यानी कि समाज आगे कैसे बढ़ता, क्योंकि जनसंख्या जितनी थी उतनी ही बनी रहती, जिससे क्या होता एक आखिरी वक्त पर आकर जितने भी समाज में लोग विद्यमान होते वो सभी के सभी की मृत्यु हो जाती किसी न किसी वक्त। तो इसलिए प्लेटो ने क्या किया है, जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए परिवार और स्त्री रखने की इजाज़त दी है, जिससे कि जनसंख्या को एक अनुमान के अनुसार या एक आप कह सकते हैं कि जिससे समाज में जनसंख्या बढ़ती रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि जनसंख्या खत्म होने के तुरंत बाद ही जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसका भी पतन हो जाता। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने क्या कहा है कि उत्पादक वर्ग परिवार और स्त्री रख सकते हैं, जिससे समाज में जनसंख्या की वृद्धि होती रहे। प्लेटो के अनुसार स्त्रियां सभी की समान रूप से पत्नियां होंगी और स्त्री से उत्पन्न हुई संतान सभी की समान रूप से संतान होंगी। ना तो बच्चों को अपने माता पिता की पहचान होगी और ना ही माता पिता को अपने बच्चों की पहचान होगी। सभी बच्चे समान रूप से राज्य की संतान होंगी। तो यहाँ पर प्लेटो क्या कहते हैं कि जितनी भी राज्य में स्त्रियां हैं वे सभी की समान रूप से पत्नियां होंगी और कहीं ना कहीं उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वे पूरे राज्य की सभी की संतान होंगी और संपूर्ण राज्य में किसी भी बच्चे को या किसी भी माता पिता को ये नहीं पता होगा कि कौन किसका बच्चा है और बच्चे को भी ये नहीं पता होगा कि उनके माँ बाप कौन है। तो ये कहीं ना कहीं आज के संदर्भ में काफ़ी आप कह सकते हैं अजीब सी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो लेकिन ये उस समय की बात की जा रही है। हालांकि इस स्टेटमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया उनके ही शिष्य द्वारा। अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य थे उन्होंने इस बात को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्लेटो ने स्त्रियों को 20 से 40 वर्ष की आयु तक राज्य के लिए संतान उत्पन्न करने का प्रावधान किया, यानी कि प्लेटो ने स्त्रियों के लिए यह भी तय कर दिया है कि कितने से कितनी उम्र के बीच स्त्रियों को राज्य के लिए संतान उत्पन्न करनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने प्लेटो के दोनों साम्यवाद को पढ़ लिया है। पहला था संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा था स्त्री का साम्यवाद। अब देख लेते हैं प्लेटो के साम्यवाद की कुछ विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि प्लेटो की न्याय अवधारणा के लिए साम्यवाद एक अनिवार्य तत्व है। प्लेटो ने बेसिकली साम्यवाद की व्यवस्था जो की है वो न्याय को बरकरार रखने के लिए और आदर्श राज्य को बरकरार रखने के लिए साम्यवाद की चर्चा की है या व्यवस्था की है, क्योंकि प्लेटो को यह आशंका थी कि
भविष्य में चलकर उनके जो शासक और सैनिक वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। जो संपत्ति और स्त्री के आकर्षण में आकर वे कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से भ्रष्ट हो सकते हैं, इसलिए साम्यवाद की व्यवस्था की गई। यानी कि न्याय की जो अवधारणा दी थी प्लेटो ने, उस न्याय की अवधारणा के लिए साम्यवाद क्या है, एक अनिवार्य तत्व बन गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना साम्यवाद के प्लेटो न्याय की अवधारणा की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा विशेषता देखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद उसके आदर्श राज्य को आधार प्रदान करता है। यानी कि जो प्लेटो का साम्यवाद है उसके आदर्श राज्य को क्या देता है, एक बेस देता है, आधार देता है। हमने जैसे पढ़ा पहले ही कि प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था इसीलिए की है जिससे कि वह अपने आदर्श राज्य को बरकरार रख सके, क्योंकि बिना साम्यवाद के ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है प्लेटो के अकॉर्डिंग कि आगे चलकर जो उसका राज्य है वह पतन की ओर चला जाएगा। साम्यवाद के जरिए वो शासन को दोष मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता है। यानी कि साम्यवाद को अपनाकर वे शासन को दोष मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, क्योंकि साम्यवाद यदि ना होता तो कहीं ना कहीं जो शासक और सैनिक वर्ग थे वो किसके आकर्षण में आ जाते, संपत्ति और स्त्री के आकर्षण में आकर वो अपने कर्तव्यों को भूल सकते थे, जिससे क्या होता, समाज में जो शासन व्यवस्था थी वो पहले की शासन व्यवस्था की तरह हो जाती। भ्रष्टाचार जो हमने पहले लेक्चर में देखा था, जिस समय सुकरात की बात हमने की थी, तो सुकरात के समय क्या थी, जो एथेंस था उसकी शासन व्यवस्था काफ़ी भ्रष्टाचार थी, भ्रष्टाचार और दोष मुक्त थी। और यदि साम्यवाद की व्यवस्था ना की जाती तो ये वो वाली पुरानी वाली व्यवस्था वापस से उजागर हो जाती। इसलिए साम्यवाद के जरिए वो शासन को दोष मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मात्र है। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता है प्लेटो के साम्यवाद की कि ये भोग नहीं वरन त्याग का मात्र है। क्यों? क्योंकि इसमें त्याग किया जा रहा है किसके द्वारा, जो शासक और सैनिक वर्ग हैं, क्योंकि उनको संपत्ति और स्त्री का निषेध किया गया है। पांचवी विशेषता देख लेते हैं, साम्यवाद के जरिए अभिभावक वर्ग को आर्थिक हितों से दूर करना चाहता है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा कि आर्थिक हित यानी कि जो संपत्ति है उससे दूर करना चाहता है साम्यवाद के जरिए कौन, प्लेटो, जिससे उसके शासन व्यवस्था बरकरार रह सके और आदर्श राज्य एज इट इज जैसा वो चाहता था बना रहे। अच्छा, अब प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना देख लेते हैं। प्लेटो के जो साम्यवाद थी उसकी बहुत आलोचना की गई है, क्योंकि ये अपने आप में ये एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट प्लेटो के द्वारा दिया गया था, तो इसकी आलोचना ऑब्वियस थी कि होनी ही थी। ठीक है, तो आधुनिक आलोचना देखते हैं, उसके बाद अरस्तु द्वारा जो प्लेटो की आलोचना की गई है उसको भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। तो पहली आलोचना देख लेते हैं कि निजी संपत्ति व्यक्ति के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, किंतु प्लेटो ने उस पर रोक लगा दी। तो आलोचना के अनुसार ये कह रहे हैं कि जो संपत्ति है वो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन प्लेटो ने क्या किया, उस पर रोक ही लगा दी है। तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है। दूसरी आलोचना देखते हैं, परिवार के अभाव में व्यक्ति समाज में अकेला महसूस करने लगता है तथा उसके अंदर स्नेह और करुणा जैसे भाव विलुप्त हो जाएंगे। ये बात भी ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने क्या किया है, परिवार से दूर कर दिया है शासक और सैनिक वर्ग को, और जब व्यक्ति परिवार से दूर होगा तो उसमें कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होगा उसे, और जिसके चलते क्या होगा, उसके अंदर स्नेह और करुणा जैसे भाव जो कि परिवार में देखने को मिलते हैं तो उसका विलुप्त हो जाएगा, उनके अंदर इस तरह के भाव नहीं पाए जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। तीसरी आलोचना देखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद अत्यंत काल्पनिक है जो व्यवहार के धरातल पर खरा नहीं उतरता। ये बात भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे पढ़ाई, प्लेटो का साम्यवाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूटोपियन है, काल्पनिक है। उसको अगर हम सोचें कि वर्तमान समय में लागू किया जाए, या वर्तमान ही क्यों, उस समय की भी बात करें, तो उस समय में भी हम इसको कहीं ना कहीं व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं कर सकते थे। ये कहने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन एक्चुअल में इसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के स्त्री पुरुष के पवित्र बंधन की अवहेलना कर उन्हें मात्र राज्य के लिए उत्तम संतान करने का कार्य सौंप दिया है।
ये बात भी ठीक है, उन्होंने उत्पादक वर्ग के जो स्त्री पुरुष हैं उनको एक एक मशीन की तरह मान लिया है कि इनका काम सिर्फ जो राज्य है उसको एक उत्तम संतान की उत्पत्ति करना है। यानी कि उनके बीच यानी स्त्री और पुरुष के जो पवित्र बंधन होते हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी प्लेटो ने उपेक्षा की है, अवहेलना की है। इसके अलावा 5वां पॉइंट देखते हैं, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की अवहेलना भी की है। सही बात है, क्योंकि जो अब जो संपत्ति है या प्रॉपर्टी है और इसके अलावा जो स्त्री है, हर एक पुरुष की और स्त्री की आपस में एक बॉन्डिंग होती है और आप जैसे कि इस चीज़ को फंडामेंटल चीज़ है, यानी कि ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और यदि इसको ही प्लेटो व्यक्तियों से दूर कर देगा तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों में क्या होगा, एक अराजकता फैल जाएगी और कहीं ना कहीं एक अवहेलना की है प्लेटो ने। किसके ज़रिए? अपने साम्यवाद के ज़रिए। उसने जो मूलभूत आवश्यकता होती है व्यक्तियों की उसकी उनसे छीन ली है उनकी आवश्यकताओं को। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा क्रिटिक पॉइंट है प्लेटो के साम्यवाद का। अब देखते हैं अरस्तु द्वारा क्या आलोचना की गई प्लेटो के साम्यवाद की। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद ऐतिहासिक स्तर पर भी अव्यावहारिक है, क्योंकि इतिहास में कोई ऐसी व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। तो अरस्तु का कहना है कि जो प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था की है, इस तरह की व्यवस्था इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट बताते हैं अरस्तु, प्लेटो द्वारा दिया गया, जो कि बिल्कुल अव्यावहारिक है, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट देखते हैं आलोचना का, प्लेटो ने जिन बुराइयों को समाप्त करने के लिए संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था की है, वास्तव में वे मानसिक बुराइयां हैं जिन्हें मानसिक रूप से ठीक किया जा सकता है। यानी कि अरस्तु का मानना है कि जो ये आकर्षण की बात प्लेटो द्वारा की गई है कि संपत्ति और स्त्री के प्रति आकर्षण हो जाएगा यदि साम्यवाद की व्यवस्था नहीं की गई, तो अरस्तु कहते हैं कि ये जो है कोई आकर्षण जो है वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वे एक मानसिक बुराई है और मानसिक बुराई को सिर्फ मानसिक रूप से ही ठीक किया जा सकता है, ना कि संपत्ति का निषेध या स्त्री का निषेध करके। तो ये कहीं ना कहीं साम्यवाद की व्यवस्था गलत है अरस्तु के अनुसार। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्लेटो व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाप्त कर उसे मात्र एक यंत्र बनाना चाहता है। ठीक है, तो प्लेटो क्या कर रहा है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी को खत्म कर रहा है और उसको खत्म करके क्या कर रहा है, सिर्फ एक यंत्र यानी कि एक मशीन बना देना चाहता है व्यक्ति को। ये ऐसा किसका मानना है? अरस्तु का। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो है कि जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है। सही बात है, जो 3 वर्ग हमने बताए थे, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो उत्पादक वर्ग में ही सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उसके बावजूद जो उत्पादक वर्ग है उसकी उपेक्षा की गई है कहीं ना कहीं। अब प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना देख लेते हैं कि जो आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी। तो आधुनिक साम्यवाद क्या था? जो मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मार्क्स द्वारा जो साम्यवाद की व्यवस्था की गई थी, साम्यवाद और समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो पहले समानताएं देख लेते हैं इन दोनों के बीच। तो प्लेटो ने मनुष्य के ऊपर राज्य को अधिक महत्व दिया है, यानी कि प्लेटो के अनुसार राज्य की मनुष्य की अपेक्षा राज्य अधिक महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार मनुष्य राज्य में रहकर ही अपनी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। उसी प्रकार आधुनिक साम्यवाद में मनुष्य को मशीन रूपी राज्य का पुर्जा मात्र बताया गया है। यानी कि जो आधुनिक साम्यवाद है और जो प्लेटो का साम्यवाद है, दोनों में राज्य की अपेक्षा जो मनुष्य है उसको गौण समझा गया है और कहीं ना कहीं मनुष्य की अवहेलना की गई है, राज्य को एक सुपीरियर दिखाया गया है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों ही व्यक्ति के अधिकारों से ज़्यादा उनके कर्तव्यों पर बल देते हैं। तो प्लेटो के साम्यवाद की बात कर लीजिए या मार्क्स के साम्यवाद की बात कर लीजिए, दोनों ही व्यक्ति के अधिकारों की अपेक्षा क्या करते हैं, उनके कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, दोनों ही साम्यवाद काल्पनिक और
अव्ययवाद भी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा ही था कि अरस्तु जो प्लेटो का साम्यवाद है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट उसको नहीं किया जा सकता। बोलने में काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक अराजकता फैल सकती है इससे। तो दोनों ही क्या है ये, और उसी प्रकार जो मार्क्स थे, मार्क्स ने क्या किया था कि राज्य को ही खत्म कर दिया था। उनके अनुसार समाज में किसी प्रकार का राज्य होना ही नहीं चाहिए, बल्कि क्लासलेस और जो स्टेटलेस सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया था। तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। तो दोनों के ही दोनों जो ये कॉन्सेप्ट हैं, जो प्लेटो ने दिया और जो मार्क्स ने दिया, ये दोनों साम्यवाद कैसे हैं, काल्पनिक और अव्यावहारिक हैं, जिन्हें व्यापक स्तर पर लागू करना संभव नहीं है। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद दार्शनिक राजा के अधिनायकवाद को स्थापित करता है, तो आधुनिक साम्यवाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को बल देता है। जैसे कि प्लेटो के साम्यवाद में क्या है, सारी शक्तियां, शासन की सारी शक्तियां किसको दी हैं, दार्शनिक राजा को दी है। तो कहीं ना कहीं उसका एक अधिनायकवाद स्थापित हुआ है। उसी प्रकार जो मार्क्स का साम्यवाद है या आधुनिक साम्यवाद है, उसमें क्या किया गया है, सर्वहारा वर्ग को संपूर्ण सत्ता हाथ में दे दी गई है। जब पूंजीवाद को खत्म करके जो एलाइट वर्ग हैं या जो बुर्जुआज हैं उनको खत्म करके सर्वहारा वर्ग के हाथों में सारी शक्ति सौंप दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ साम्य प्लेटो का साम्यवाद दार्शनिक राजा के अधिनायकवाद को स्थापित करता है, वहीं मार्क्स का साम्यवाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को बल देता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है, क्योंकि प्लेटो ने अपने साम्यवाद में संपत्ति का निषेध किया है। तो उसी प्रकार आधुनिक साम्यवाद में व्यक्तिगत संपत्ति का भी विरोध किया गया है, क्योंकि आधुनिक साम्यवाद में कहा गया है कि जितने भी संसाधन है, संपत्ति है, वो पूरे समाज की होगी, कोई व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। अब बात करते हैं असमानताएं की। जो आधुनिक समाजवाद या आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या डिफरेंस थे, तो उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, प्लेटो समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण करना चाहता है ना। जैसे कि प्लेटो ने कहा है कि शासक वर्ग है एक सैनिक वर्ग है और एक उत्पादक वर्ग है। तो प्लेटो ने क्या किया है, अपने साम्यवाद में विभिन्न वर्गों का निर्माण किया है। वहीं जो आधुनिक साम्यवाद है वो वर्ग विहीन सोसाइटी चाहता है। यानी कि मार्क्स ने क्या कहा है, मार्क्स ने कहा था कि दो वर्ग होते हैं समाज में, एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीवादी वर्ग, या फिर जो आप कह सकते हैं जो शोषण करते हैं श्रमिक वर्ग का। तो प्लेटो ने क्रांति के जरिए उनको क्या करना चाहा है, समाप्त करने की कोशिश की है। तो जहाँ प्लेटो समाज में वर्गों का निर्माण कर रहा है, वहीं मार्क्स के साम्यवाद में जितने भी वर्ग हैं उनको समाप्त किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आधुनिक साम्यवाद भौतिकवाद और आर्थिक आधार पर विद्यमान है। सही बात है, जो मार्क्स का साम्यवाद था वो किस पर आधारित था, भौतिकवाद और आर्थिक आधार पर, यानी कि जितने भी शोषण किया जा रहा था पूंजीवादी व्यवस्था में, उस पर आधारित था। जबकि जो प्लेटो का साम्यवाद था वो अध्यात्म और नैतिकता पर अधिक आधारित था। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्लेटो का साम्यवाद सिर्फ उत्पादक वर्ग के लिए है, जबकि आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण समाज के लिए है। ये बात भी ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्लेटो का साम्यवाद था वो सिर्फ किसके लिए था, एक उत्पादक वर्ग के लिए ही ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो संपूर्ण समाज के लिए व्यवस्था की गई है इस आधुनिक साम्यवाद में। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्लेटो के साम्यवाद की स्थापना नकारात्मक तरीके से की गई है। क्यों, क्योंकि प्लेटो ने जो शासक और सैनिक वर्ग हैं उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं कम किया है, या फिर उनके जो संपत्ति और जो स्त्री या परिवार का साम्यवाद की व्यवस्था की है उसके जरिए उनको कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से वंचित किया है। तो एक नकारात्मक तरीके से साम्यवाद की स्थापना की है प्लेटो ने। वहीं जो आधुनिक साम्यवाद है उसकी स्थापना किसके द्वारा होती है, क्रांति द्वारा। जब मजदूर एक साथ मिलकर पूंजीवादी वर्ग के खिलाफ क्या करते हैं, क्रांति करते हैं, तो उसके बाद साम्यवाद की स्थापना होती है। तो ये चौथा डिफरेंस था। पांचवें डिफरेंस की बात कर लेते हैं, प्लेटो का साम्यवाद एक राज्य तक ही सीमित है। यानी कि जो प्लेटो का साम्यवाद था वो तत्कालीन एथेंस जो था, एक पोलिस था, वहीं तक सीमित था। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो संपूर्ण विश्व का क्या करना चाहता है, कायाकल्प करना चाहता है। वो संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की व्यवस्था फैलाना चाहता है जो कि एक साम्यवादी व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट कोट
या स्टेटमेंट कही गई है टेलर के द्वारा, तो उसको देख लेते हैं। रिपब्लिक के साम्यवाद और समाजवाद के संबंध में बहुत कुछ कहा जाने के बावजूद भी वस्तुतः इसमें ना तो समाजवाद मिलता है ना ही साम्यवाद। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि रिपब्लिक में समाजवाद और साम्यवाद की बहुत अधिक चर्चा की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो असल में साम्यवाद की व्यवस्था जो मार्क्स ने की है उससे काफ़ी डिफरेंस है। यानी कि जो साम्यवादी व्यवस्था वास्तव में होनी चाहिए थी रिपब्लिक में, उसकी चर्चा नहीं मिलती है। हालांकि साम्यवाद की पूरी रिपब्लिक में काफ़ी चर्चा की गई है, लेकिन जो एक्चुअल में साम्यवाद है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है प्लेटो के साम्यवाद में जब कंपेयर करते हैं मार्क्स के साम्यवाद से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। जनरली इस तरह की स्टेटमेंट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप देखेंगे यूपीएससी के ऑप्शनल के पीएसआईआर के, तो उसमें आपको इस तरह की क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस जितने भी मैं इस तरह की स्टेटमेंट आपको पीडीएफ में ये दिखलाता हूँ, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं घर पर, इन पर क्वेश्चन लिख सकते हैं 10 मार्क में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि आते हैं 10 मार्क्स में, जिसमें बोल देते हैं कि इस एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उस पर बोलते हैं कि आप इस पर कमेंट करें। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट आपके पास लिखे होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो प्लेटो के साम्यवाद का रूप अब देख लेते हैं। ये एक अर्ध साम्यवाद कहलाता है। जो प्लेटो का साम्यवाद है उसको हाफ कम्युनिज्म की संज्ञा भी दी जाती है। तो वो क्यों दी जाती है देख लेते हैं। प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो प्लेटो का कम्युनिज्म है उसको हाफ कम्युनिज्म कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद राज्य के संपूर्ण व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, ये मात्र उत्पादक वर्ग पर लागू होता है। यानी कि यह सिर्फ उत्पादक वर्ग पर लागू होता है, जबकि शासक और सैनिक वर्ग पर इसको लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लेटो का साम्यवाद है वो एक अर्ध साम्यवाद की कैटेगरी में आता है। इस साम्यवाद की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि अगर अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति फूट का कारण बनती है तो ये बात उत्पादक वर्ग पर भी लागू होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि जो प्लेटो का मानना था कि जो संपत्ति है या फिर जो स्त्री का साम्यवाद है वो जो शासक और सैनिक वर्ग है उसमें फूट डालता है, उसमें भ्रष्टाचार उत्पन्न करता है। तो यदि वे उन दो वर्गों में भ्रष्टाचार की व्यवस्था या भ्रष्टाचार उत्पन्न करता है ये, तो कहीं ना कहीं जो उत्पादक वर्ग है उसमें भी ये लागू हो सकता है। यानी कि उसमें भी ये कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभाव पड़ सकता है उस पर भी। लेकिन प्लेटो ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, सिर्फ उत्पादक वर्ग पर ही इसको लागू किया है। तो यदि लागू करना था तो सभी पर करना चाहिए था, नहीं तो किसी पर भी नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से इसके अर्ध साम्यवाद की आलोचना की गई है। अर्ध साम्यवाद क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही लोगों पर अप्लाई करता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म होता है। ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको आप एक बारी खुद से रिवाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है आपके लिए, जो कि आप घर से ट्राई कर सकते हैं। 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, प्लेटो क्या है? साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है, और रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों के मूल बीज मिलते हैं। ये स्टेटमेंट है मैक्सी के द्वारा कही गई है। तो आप इस स्टेटमेंट के ऊपर 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से लिखिए, और जितनी बीच बीच में मैंने जो अलग अलग स्टेटमेंट आपको दी थी आप चाहें तो उन पर भी अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।